सोनिया सागर की खतरनाक लहरों के बीच ब्लू एवेंजर जहाज लगातार आगे बढ़ रहा। कभी जहाज ऊंची लहरों के ऊपर उठ जाता तो कभी गहराई में नीचे चला जाता, लेकिन इतने भयानक समुद्र के बीच भी जहाज बिल्कुल स्थिर था। उसी समय जहाज के कैप्टन केबिन के अंदर एल्जर विल्सन बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। उसके चेहरे पर साफ तनाव दिखाई दे रहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिरकार फैसला कर लिया। वह अपनी टेबल के पास गया और द फुल द्वारा दिया गया रहस्यमयी सिंबल बनाना शुरू कर। एक सीफेरर होने की वजह से उसकी याददाश्त बेहद तेज, इसलिए कुछ ही देर में पूरा रिचुअल सेटअप तैयार हो गया। उसने 2 मोमबत्तियां रखी, एक द फुल को रिप्रेजेंट कर रही थी जबकि दूसरी खुद एल्जर को। फिर उसने अपनी स्पिरिचुअल शक्ति से पूरे टेबल के चारों तरफ एक सीलिंग वॉल बना दी ताकि कोई बाहरी ताकत रिचुअल में दखल ना दे सके। सब कुछ तैयार होने के बाद एल्जर ने सिर झुकाया और प्राचीन हर्मीज भाषा में प्रार्थना शुरू कर दी। दी फुल, जो इस युग से संबंध नहीं रखता, आप ग्रे फॉग के ऊपर बैठे रहस्यमयी शासक हैं। आप येलो और ब्लैक के राजा हैं। आपका सेवक आपकी कृपा चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे अर्पण को स्वीकार करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने साम्राज्य का द्वार खोलें। जैसे ही ये शब्द गूंजे, कमरे के अंदर तेज हवाएं घूमने लगी। एल्जर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी पूरी त्वचा को हजारों चाकू काट रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने रिचुअल जारी रखा। उसने अपनी जेब से एक छोटी डार्क ब्राउन बोतल निकाली और उसके अंदर मौजूद धातु जैसी चमकती चीजों को हवा में बिखेर। अचानक हवा का रंग बदलने लगा। अब वो सिल्वर और ब्लैक रंग में बदल चुकी। कुछ ही सेकंड बाद द फुल वाली मोमबत्ती की लौ तेज चमकी और उसके सामने एक रहस्यमयी दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे गहरा अंधकार था जहाँ अनगिनत रहस्यमयी छायाएं मौजूद थी। उनके ऊपर फैला हुआ था विशाल ग्रे फॉग और उसके बीचों बीच खड़ा था प्राचीन महल। ये दृश्य देखकर एल्जर का पूरा शरीर कांप उठा। उसे डर भी लग रहा था और उत्साह भी। उसने तुरंत रेनबो सलामेंडर की पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों हाथों से उठाई और उस दरवाजे की तरफ बढ़ा दी। अचानक एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई और अगले ही पल वो चीज गायब हो गई। एल्जर ने सिर झुकाकर इंतजार किया। तभी उसके कानों में दी फुल की गहरी आवाज गूंजी। तुमने अच्छा काम किया, एल्जर ने बिना देर किए जवाब दिया। ये मेरा सम्मान है। जब उसने दोबारा सामने देखा तब तक दरवाजा गायब हो चुका था। हवाएं शांत हो गई थी और सब कुछ पहले जैसा हो गया था। लेकिन एल्जर अब एक बात समझ चुका था। दी फुल धीरे धीरे अपनी सीमाओं से आजाद हो रहे थे। पहले सिर्फ लोगों को ग्रे फॉग के ऊपर बुलाया जा सकता था, फिर प्रार्थनाओं का जवाब दिया जाने लगा और अब बलि और आशीर्वाद भी संभव हो चुका था। उसके मन में अचानक एक खतरनाक सवाल आया, क्या एक दिन द फुल सच में रियल वर्ल्ड में उतर आएंगे? ये सोचकर एल्जर डर गया, लेकिन साथ ही उसे खुशी भी हुई क्योंकि वो टैरो क्लब के सबसे शुरुआती सदस्यों में से एक था। दूसरी तरफ ग्रे फॉग के ऊपर मौजूद प्राचीन महल में क्लेन अपने हाथ में रेनबो सलामेंडर की पिट्यूटरी ग्लैंड को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब टैरो क्लब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनने वाला था। इसके बाद क्लेन ने अपनी स्पिरिचुअल शक्ति फैलाकर मिस जस्टिस यानी ऑड्री से संपर्क किया। उधर ऑड्री अपने कमरे में बेचैन बैठी थी। वो बार बार किताबें पलट रही थी, कभी आईने में खुद को देखती तो कभी टेंशन में सोचने लगती। उसे डर था कि कहीं रिचुअल फेल ना हो जाए। तभी अचानक उसके सामने ग्रे फॉग प्रकट हुआ और उसके बीच द फुल दिखाई दी। द फुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस जस्टिस, रिचुअल सफल। ये सुनते ही ऑड्री की आंखें चमक उठी। उसे पहले से पता था कि दी फुल कोई साधारण अस्तित्व नहीं है। दी फुल ने उससे पूछा कि क्या उसने स्पिरिचुअल मटेरियल तैयार कर लिया है। ऑड्री ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। इसके बाद दी फुल ने उसे नया मंत्र बताया और रिचुअल शुरू करने को कहा। कुछ देर बाद ऑड्री ने भी वही रहस्यमयी दरवाजा देखा। दरवाजे के पीछे फैली रहस्यमयी दुनिया को देखकर वो पूरी तरह मोहित हो गई। यही वो दुनिया थी जिसकी तलाश वो हमेशा से कर रही थी। रिचुअल पूरा होने के बाद अचानक उसके सामने रेनबो सलामेंडर की पिट्यूटरी ग्लैंड प्रकट हो गई। ऑड्री इतनी खुश हुई कि उसका मन किया तुरंत उसे उठा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कुछ देर बाद उसने टेलीपैथिस्ट पोषण तैयार किया और बिना डरे उसे पी गई। अचानक उसके शरीर और दिमाग में बदलाव शुरू हो गया। उसकी सोच, उसकी संवेदनाएं, यहाँ तक कि दुनिया को महसूस करने का तरीका भी बदलने लगा। कुछ समय बाद उसका सीक्वेंस पूरी तरह स्थिर हो गया। अब ऑड्री पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। इसके बाद उसने दरवाजा खोला और अपनी गोल्डन रिट्रीवर सुसी को अंदर आने दिया, लेकिन सुसी तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने ऑड्री को घूरते हुए कहा, आज तुम्हें बहुत ज्यादा समय लग गया। ऑड्री हल्का सा हंसी और तुरंत बात बदल दी। सुसी, अगर मुझे किसी को गुप्त रूप से जानकारी देनी हो बिना अपनी पहचान बताए तो मैं कैसे करूं? ये सुनते ही इंसान और कुत्ता दोनों एक साथ सोच में पड़ गए। दूसरी तरफ क्लेन भी अपनी तैयारी में लगा हुआ। वो बैकलैंड के सबसे खतरनाक इलाके ईस्टबरो पहुंचा जहां गरीबी और अपराध हर जगह फैले हुए थे। वहीं उसने एक छोटा कमरा किराए पर लिया। अब क्लेन अपनी नई पहचान डिटेक्टिव शेरलॉक मोरियार्टी के रूप में काम शुरू करने वाला था। अगले 2 दिनों तक उसने लगातार रिचुअल और चार्म बनाने की प्रैक्टिस की। फिर आखिरकार गुरुवार की सुबह उसके घर की घंटी बजी। क्लेन समझ गया उसका पहला केस आ चुका है। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि बाहर एक बूढ़ी औरत और उसका पोता खड़े थे। उनका मामला सुनकर क्लेन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया क्योंकि उनका पालतू बिल्ली ब्रॉडी गायब हो गया था। क्लेन ने मन ही मन
सोचा कि उसने डिटेक्टिव बनने के बाद ऐसे केस की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने केस स्वीकार कर लिया। कुछ देर बाद वो उनके घर पहुंचा और जांच शुरू कर दी। उसने बिल्ली के कुछ बाल उठाए और अपनी डिविनेशन शक्ति का इस्तेमाल किया। उसकी छड़ी धीरे धीरे एक पुराने कपबोर्ड की तरफ झुकने लगी। क्लेन तुरंत वहां गया और नीचे का दरवाजा खोल दिया। अचानक एक काली बिल्ली तेजी से बाहर निकली और सीधे खाने के बर्तन की तरफ भागी। ब्रॉडी पूरे समय उसी कपबोर्ड के अंदर फंसी हुई थी। ये देखकर बूढ़ी औरत और उसका पोता दोनों हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत क्लेन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि बिल्ली वही है? क्लेन हल्का सा मुस्कुराया और गंभीर आवाज में बोला, डिडक्शन मेरे दोस्त। अपना पहला केस खत्म करने के बाद क्लेन वापस अपने घर लौट आया, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर एक लड़का खड़ा था। क्लेन ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही लड़का था जिससे उसकी मुलाकात ट्रेन में हुई थी। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से पूछा, क्या आप डिटेक्टिव शेरलॉक मोरियार्टी हैं? क्लेन उसे अंदर ले गया और उसके सामने बैठते हुए बोला, तुम मुझे इयान कह सकते हो। इतना कहने के बाद वो लड़का अचानक चुप हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हो। इयान की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद क्लेन कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा। फिर उसने गंभीर आवाज में पूछा, तो तुम्हें लगता है कि जिन डिटेक्टिव्स ने जरील को देखा था वो असली जरील नहीं था, बल्कि कोई भेष बदल कर आया था? इयान ने अपना ब्राउन हैट कसकर पकड़ा और सोचते हुए बोला, ये मुमकिन है, लेकिन आसान नहीं। उस पार्टी में ज्यादातर लोग खुद डिटेक्टिव थे। सिर्फ नकली दाढ़ी या विग लगाकर उन्हें धोखा देना लगभग नामुमकिन है। क्लेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही बात चल रही, क्योंकि अगर कोई साधारण इंसान ऐसा नहीं कर सकता तो इसका मतलब साफ था, इस मामले में शायद किसी बेयॉन्डर की ताकत इस्तेमाल हुई थी। इयान ने आगे कहा, मुझे लगता है कि जरील सच में वहाँ मौजूद था, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में था। शायद वो मदद मांगना चाहता था, इसलिए उसने मुझसे संपर्क करना बंद कर दिया। क्लेन ने हल्का सा सिर हिलाया। तुम्हारी बात समझ में आती है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद इयान आखिरकार असली मुद्दे पर आया। मैं चाहता हूँ कि आप जरील की जांच करें और बस ये पता लगाएं कि वो अभी किस हालत में है। क्लेन ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए पूछा, और इसके बदले तुम कितना दोगे, क्योंकि ये मामला खतरनाक भी हो सकता है। इयान कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने दो तरीके बताए। पहला, पूरा पैसा अब भी। दूसरा, कुछ पैसा पहले और बाकी काम खत्म होने के बाद। क्लेन ने जानबूझकर थोड़ा समय लिया, जैसे वो गहराई से सोच रहा हो। फिर उसने कहा, ऐसा करते हैं, 5 पाउंड अभी दे दो और बाद में मेरे लिए 3 काम कर देना। चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ गलत या नामुमकिन नहीं करवाऊंगा। इयान कुछ सेकंड तक क्लेन को देखता रहा, फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है, दोनों ने हाथ मिलाया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। इसके बाद इयान ने जरील की सारी जानकारी क्लेन को दे दी। जब क्लेन ने उससे पूछा कि जरूरत पड़ने पर उसे संपर्क कैसे किया जाए, तब इयान अचानक चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही समय पर मैं खुद आ जाऊंगा। ये सुनकर क्लेन को यकीन हो गया कि इयान कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहा है। फिर इयान ने अपनी जेब से पैसे निकाले, लेकिन पैसे निकालने का उसका तरीका देखकर क्लेन भी थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसने हर नोट को एकदम परफेक्ट तरीके से लगाया हुआ था। यहाँ तक कि सभी नोट्स पर बने पुराने राजाओं के चेहरे भी एक ही दिशा में थे। क्लेन समझ गया इयान को बहुत खतरनाक लेवल की ऑब्सेसिव हैबिट। पैसे लेने के बाद क्लेन ने जानबूझकर उन्हें उल्टा पुल्टा करके अपनी जेब में ठूंस दिया, और ऐसा करते ही इयान के चेहरे पर हल्की तकलीफ साफ दिखाई देने लगी। क्लेन मन ही मन हंस पड़ा। इयान के जाने के बाद क्लेन ने तुरंत डिविनेशन करने की कोशिश की। वो जानना चाहता था कि इस केस में बेयॉन्डर शामिल हैं या नहीं, लेकिन इस बार उसकी डिविनेशन फेल हो, और यही सबसे खतरनाक बात, क्योंकि इसका मतलब था इयान उससे कहीं ज्यादा बातें छिपा रहा था। उसी रात क्लेन भेष बदलकर रोज स्ट्रीट पहुंच गया। उसने मजदूरों जैसे सस्ते कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर नकली दाढ़ी थी और आंखों के ऊपर कैप झुकी हुई थी। अब उसे कोई पहचान नहीं सकता था। वो सड़क के अंधेरे हिस्से में छिपकर जरील के घर को देख रहा था। उसने स्प्रिट पेंडुलम निकालकर डिविनेशन की। अंदर खतरा है। कुछ सेकंड बाद पेंडुलम धीरे धीरे घूमने लगा। मतलब अंदर खतरा तो था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। क्लेन तुरंत पाइप के सहारे दूसरी मंजिल तक चढ़ गया। फिर टैरो कार्ड की मदद से उसने दरवाजा खोल लिया और बिना आवाज के अंदर घुस गया। स्पिरिट विजन एक्टिव करने के बाद उसने देखा कि कमरे के अंदर 3 लोग छिपे हुए थे, यानी कोई वहां जाल बिछाकर बैठा था। क्लेन तुरंत पीछे हटा और अपनी बनाई हुई स्लम्बर चार्म निकाल ली। उसने धीरे से एंशिएंट हर्मेस में एक शब्द बोला, क्रिम्सन। अगले ही पल उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और चार्म अंदर फेंक। 3 सेकंड बाद क्लेन तेजी से कमरे में घुसा। कमरे के अंदर मौजूद तीनों आदमी गहरी नींद में गिर चुके थे। क्लेन सीधे बेड के पास पहुंचा और वहां से जरील के बाल उठाकर ड्रीम डिविनेशन शुरू कर दी। कुछ सेकंड बाद उसके सामने एक भयानक सपना उभरने लगा। गंदे सीवर के अंदर चारों तरफ चूहे घूम रहे थे और बीच में पड़ा था जरील का सड़ा हुआ शव। उसका चेहरा आधा खाया जा चुका था, शरीर जगह जगह से फटा हुआ था और उस पर सफेद कीड़े रेंग रहे थे। जरील मर चुका था और उसकी मौत बेहद दर्दनाक थी। क्लेन तुरंत सपने से बाहर निकल आया, लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने उन सोए हुए लोगों में से एक की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? वो आदमी खाली आंखों से बोला, मर्सों ने। उसने हमें इयान का
इंतजार करने भेजा है। इसके बाद क्लेन ने एक और सवाल पूछा, और मर्सो को किसने आदेश दिया? लेकिन इस बार जवाब मिला, सिर्फ गैंग बॉस ही उसे आदेश दे सकता है। इतना सुनते ही क्लेन समझ गया कि मामला बहुत बड़ा है और इसमें जमांगर गैंग शामिल है। पूछताछ खत्म होने के बाद क्लेन तुरंत वहां से निकल गया, लेकिन जब वो ईस्ट ब्रो की सड़कों से गुजर रहा था तब उसने एक अजीब दृश्य देखा। आधी रात के बाद भी बहुत सारे गरीब लोग सड़कों पर भटक रहे थे। उनके चेहरे सुन्न थे, आंखें खाली थीं और शरीर कमजोर। पहले क्लेन को लगा कि ये लिविंग कॉर्प्स हैं, लेकिन फिर उसे समझ आया कि ये लोग पुअर लॉ की वजह से सड़क पर भटकने को मजबूर थे। ये लोग इतने गरीब थे कि उन्हें सोने की जगह तक नहीं मिलती। क्लेन कुछ देर चुप रहा, फिर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद उसने डिविनेशन की मदद से आखिरकार जरील की लाश ढूंढ निकाली। वो शहर के सीवर के अंदर पड़ी हुई थी। जब क्लेन वहां पहुंचा तब चारों तरफ चूहों का झुंड मौजूद था और बीच में पड़ा था जरील का बुरी तरह सड़ा हुआ शव। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। क्लेन ने उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश की, मगर चैनलिंग पूरी तरह फेल हो गई। मतलब किसी ने जानबूझकर जरील की आत्मा के साथ छेड़छाड़ की और यही सबूत था कि इस केस में कोई बियॉन्डर जरूर शामिल है। क्लेन ने तुरंत फैसला कर लिया, वो इस मामले में ज्यादा गहराई तक नहीं जाएगा क्योंकि उसका काम सिर्फ जरील की हालत पता करना था। इसके बाद अगली सुबह इयान खुद क्लेन के घर पहुंच गया। जब क्लेन ने उसे बताया कि जरील मर चुका है तब कुछ सेकंड के लिए इयान बिल्कुल चुप हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो ज्यादा शॉक्ड नहीं लगा, जैसे उसे पहले से इस बात का अंदाजा हो। फिर वो क्लेन के साथ सीवर में गया और खुद जरील की लाश देखी। लाश की हालत देखकर इयान तुरंत उल्टी करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद को संभाल लिया। वापस ऊपर आने के बाद क्लेन ने कहा, मेरा काम खत्म हो चुका है। इयान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं अभी भी आपका 3 काम बाकी हूँ। तभी क्लेन ने उससे पूछा, मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ बिना लाइसेंस के बंदूक और गोलियां मिल सकें। इयान ने बिना सोचे जवाब दिया, ब्रेवहार्ट्स बार, आयरन गेट स्ट्रीट। वहाँ कस्पस कलेनिन नाम का आदमी मिलेगा, उससे कहना ओल्ड गीजर ने भेजा है। दोनों अलग अलग रास्तों पर चले गए, लेकिन कुछ देर बाद क्लेन वापस लौट आया और छिपकर इयान को देखने लगा। तभी उसने देखा कि इयान दोबारा सीवर के अंदर जा रहा है, यानी जरील की लाश के पास अभी भी कोई ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में क्लेन को नहीं बताया गया। उधर दूसरी तरफ ऑन्ड्री भी चुप नहीं बैठी। वो शियो और फोर्स को उनके काम का इनाम दे रही, लेकिन जब दोनों ने लिफाफा खोला तब अंदर पूरे 800 पाउंड देखकर उनके होश उड़ गए। इतना पैसा उन्होंने जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखा था। फिर चारों लोग बियॉन्डर दुनिया की बातें करने लगे। इसी दौरान ऑन्ड्री ने बड़ी चालाकी से कुछ खास किताबें ऐसी जगह रख दी जहाँ शियो और फोर्स की नजर उन पर जरूर पड़े, और बिल्कुल वही हुआ। दोनों ने वही किताबें चुनी जिनकी तरफ ऑन्ड्री चाहती थी कि उनका ध्यान जाए। यही थी स्पेक्टेटर पाथवे की असली ताकत, लोगों को बिना एहसास दिलाए उनकी सोच को धीरे धीरे दिशा देना। उस रात जब शियो किताब पढ़ रही थी तभी उसे किताब के अंदर एक छिपा हुआ पन्ना मिला। उस पन्ने पर एम्परर रोजेल के खास सिंबल्स बने हुए थे और पीछे एंशिएंट हर्मीस में कुछ लिखा था। शियो ने धीरे धीरे उसे पढ़ना शुरू किया। द फुल, जो इस युग से संबंध नहीं रखते, ग्रे फॉग के ऊपर बैठे रहस्यमयी शासक, येलो और ब्लैक के राजा। उधर दूसरी तरफ शियो अभी तक उस रहस्यमयी इनकैंटेशन को लेकर डरी हुई। वो अपने घर में बैठी बार बार उसी कागज के बारे में सोच रही। तभी अचानक उसके कानों में जैसे कोई हल्की सी प्रार्थना गूंजने लगी। उसी समय दूसरी तरफ क्लेन अपने घर में आराम से बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसके सामने जलती हुई आग थी और पूरे कमरे में गर्माहट फैली हुई थी। वो नए इन्वेंशंस और इन्वेस्टमेंट वाले एडवर्टाइजमेंट्स देख रहा था। तभी अचानक उसे एक प्रार्थना सुनाई दी। क्लेन तुरंत समझ गया, किसी ने उसका ऑनररी नेम पढ़ा है। उसने बिना देर किए 4 कदम पीछे लिए और ग्रे फॉग के ऊपर वाली दुनिया में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने एक हल्की सी रोशनी देखी और उस रोशनी के दूसरी तरफ दिखाई दी एक छोटी सी लड़की जो सोफे पर बैठी हुई थी। वो और कोई नहीं बल्कि शियो थी। क्लेन तुरंत समझ गया कि यही वो बियॉन्डर है जिसके बारे में ऑन्ड्री ने बताया था, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो पहले शियो की पर्सनालिटी और बिहेवियर को समझना चाहता था। उधर शियो को अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर, क्योंकि उसने एंशिएंट हेरमीस में एक हिडन एग्जिस्टेंस का ऑनरेरी नेम पढ़ दिया और मिस्टिसिज्म की दुनिया में इसका मतलब बहुत खतरनाक होता है। कई बार सिर्फ नाम लेने भर से भी किसी इविल गॉड या हिडन एग्जिस्टेंस का ध्यान आपकी तरफ जा सकता था। यही सोचकर शियो का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो बार बार कमरे के चारों तरफ देखने लगी जैसे अभी कोई डरावना मॉन्स्टर उसके सामने आ जाएगा। लेकिन कुछ मिनट गुजर गए और कुछ भी नहीं हुआ। तब जाकर उसने थोड़ा राहत की सांस ली। वो खुद को समझाने लगी, मैंने पूरी प्रेयर नहीं की थी, सिर्फ नाम पढ़ा था, शायद इसलिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर उसे एक और डरावनी बात याद आई, कई हिडन एग्जिस्टेंसेस इनकम्प्लीट रिचुअल पर भी जवाब दे देते। ये सोचते ही उसका डर फिर वापस आ गया। घबराकर वो बाथरूम में गई और
ठंडे पानी से चेहरा धोने लगी, लेकिन तभी मिरर में उसे अपने पीछे लंबे ब्राउन बाल दिखाई दिए, जबकि उसके खुद के बाल येलो थे। अगले ही पल शियो का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने बिना पीछे देखे तुरंत हमला कर दिया, लेकिन अगले ही सेकंड किसी लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई दी। वो फोर्स थी। फोर्स पेट पकड़कर जमीन पर बैठ गई और गुस्से में बोली, शियो तुम पागल हो गई हो क्या? शियो बेहद ऑकवर्ड हो गई। फिर उसने पूरी बात फोर्स को बता दी। फोर्स ने वो कागज पढ़ा और कुछ देर सोचने के बाद बोली, मुझे नहीं लगता ये किसी नोन इविल गॉड का नाम है, और अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो शायद आगे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बोलने के बाद उसने खुद ही एक और डरावनी बात जोड़ दी, लेकिन अगर सच में कुछ हुआ तो हमारी ताकत इतनी नहीं कि हम खुद को बचा सकें। ये सुनते ही शियो का चेहरा फिर उतर गया। उस रात दोनों साथ में सो गईं, लेकिन शियो को लगातार डर लग रहा था। उधर रात के समय क्लेन फिर से ग्रे फॉग के ऊपर पहुंचा। इस बार उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। क्या वो किसी इंसान को सीधे ग्रे फॉग की दुनिया में खींच सकता है? ये सोचकर उसने शियो से जुड़े कनेक्शन को छुआ। अचानक उसकी स्पिरिचुअलिटी तेजी से बाहर निकलने लगी और अगले ही पल ग्रे फॉग के बीच एक धुंधली आकृति दिखाई। वो शियो थी। नींद की हालत में उसने ग्रे फॉग, एंशियंट टेबल और ऊपर बैठे एक रहस्यमयी फिगर को देखा, लेकिन क्लेन ने तुरंत कनेक्शन काट दिया, क्योंकि वो अभी उसे पूरी सच्चाई नहीं दिखाना चाहता था। फिर भी क्लेन एक बेहद जरूरी बात समझ चुका था। अगर कोई उसका ऑनरी नेम पढ़ता है तो वो उस इंसान को ग्रे फॉग की दुनिया से जोड़ सकता है। उधर शियो अचानक डरकर नींद से उठ बैठी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसका सपना बेहद असली लग रहा था। उसे अब यकीन होने लगा था कि सच में किसी हिडन एग्जिस्टेंस ने उसकी तरफ ध्यान दिया है। अगले दिन सुबह क्लेन आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह उसे लोन किंगडम का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए वो अलग अलग चीजें मिलाकर नया टेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगी। दरवाजा खोलते ही क्लेन की नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो था मर्सो, जमांगर गैंग का एग्जीक्यूशनर, वही आदमी जिसने पहले इयान का पीछा किया था। मर्सो ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं एक लड़के को ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम इयान है। उसने इयान का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया और कहा कि अगर क्लेन उसे ढूंढ दे तो उसे कम से कम 10 पाउंड मिलेंगे, लेकिन क्लेन ने साफ मना कर दिया। मर्सो ने रकम बढ़ाकर 30 पाउंड कर दी, फिर 50 पाउंड, लेकिन क्लेन फिर भी नहीं माना। कुछ सेकंड तक मर्सो उसे घूरता रहा, फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। क्लेन समझ गया कि जमांगर गैंग की इंफॉर्मेशन नेटवर्क काफी खतरनाक है। उन्हें ये तक पता था कि इयान उससे मिलने आया था, लेकिन इसके बावजूद क्लेन ज्यादा डरा नहीं, क्योंकि वो पहले ही ऐसी चीजों का सामना कर चुका था जो साधारण इंसानों की कल्पना से भी बाहर थी। इसके बाद क्लेन सेंट जॉर्ज बरो पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात इन्वेंटर लेपर्ड से हुई। लेपर्ड एक अजीब लेकिन बेहद टैलेंटेड इंसान था। उसका पूरा घर मशीनों के पार्ट्स से भरा पड़ा था। वहां हर तरफ गियर्स, टूल्स और मैकेनिकल पार्ट्स बिखरे हुए। फिर लेपर्ड क्लेन को अपने इन्वेंशन के पास ले गया। वो एक अजीब सा बड़ा मेटालिक व्हीकल था। लेपर्ड ने एक्साइटेड होकर बताया कि ये बिना घोड़े के चलने वाली ट्रांसपोर्टेशन मशीन है, लेकिन जब क्लेन ने उसका डिजाइन देखा तो उसे समझ आ गया कि ये आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इतनी भारी चीज को सिर्फ इंसानी ताकत से चलाना बहुत मुश्किल था। तभी क्लेन के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने कहा, अगर इसमें सिर्फ 2 व्हील्स हों और एक इंसान इसे चलाए तो। लेपर्ड कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ गया। उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि क्लेन जो डिस्क्राइब कर रहा था वो फ्यूचर की बाइसिकल जैसा कॉन्सेप्ट था। क्लेन ने तुरंत उसे समझाया कि पोस्टमैन, बिजनेसमैन और वर्किंग क्लास लोग इसे जरूर खरीदेंगे। लेपर्ड इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने तुरंत डील करने की बात मान ली और आखिरकार क्लेन ने उसके इन्वेंशन में 100 गोल्ड पाउंड्स इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बारिश में भीगते हुए जब क्लेन वापस अपने घर पहुंचा तब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अब भी शुरू होने वाला है। वो आराम से बाथरूम में हाथ धो रहा था, तभी अचानक मिरर में उसे अपने पीछे किसी की आंखें दिखाई दी और यहीं से कहानी लेने वाली थी एक बेहद खतरनाक मोड़। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे क्लेन जिस चीज का सामना करने वाला है वो अब तक की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक होने वाली